हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 18 टोपी। बहुत ही मजेदार और जबरदस्त कहानी से पढ़ के आपको बहुत मजा आएगा। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को पढ़ना। टोपी टोपी तो आप सब जानते हैं। टोपी क्या है? टोपी जो हम अपने सर पे लगाते हैं, है ना। सर्दी में हवा सर्दी से बचने के लिए, गर्मी में धूप से बचने के लिए जो टोपी हम सर पे लगाया करते हैं, जिसे लगा के हम अपने आप को बहुत सुंदर मानते हैं। तो उसी टोपी की बहुत ही मजेदार कहानी को आज हम पढ़ना शुरू करते हैं। एक थी गवरैया। गवरैया होती है चिड़िया, जिसे हम गौरैया भी कहते हैं। और एक था गवरा। गवरा यानी चिड़ा, नर चिड़ा जो होता है। चिड़िया और चिड़ा आपने देखा होगा उड़ते हुए। तो ये उन्हीं चिड़िया और चिड़िया की कहानी है। दोनों एक दूजे के परम संगी जिसे हम कहते हैं बेस्ट फ्रेंड ना, जो हमेशा साथ रहने वाले, एक दूसरे से बहुत ही प्यार करने वाले, एक दूसरे की हमेशा चिंता करने वाले, देखभाल करने वाले ऐसे फ्रेंड जिसे हम आज की भाषा में, जिसे हम आपकी भाषा में बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। जहां जाते, जब भी जाते, साथ खाते पीते, एक साथ सोते। भिनसार, भिनसार होता है सुबह। सुबह जो होती है, सुबह उसको भिनसार भी कहते हैं। होते ही खोते, खोते यानी अपनी घोंसले से, जिनका घोंसला है। निकल पड़ते, दाना चुगते। छुटपुटा, छुटपुटा होता है ऐसे समय सुबह का, शाम का, जब हल्की हल्की रोशनी हो, पूरा उजाला भी ना हो, पूरे अंधेरा भी ना हो। जब हल्की हल्की सुबह हो रही होती है, जैसे सुबह का 5-5:30 बजे का समय, और शाम का समय जब हल्का सूरज डूब जाए, जब सूरज की लालिमा होती है और ना तो पूरा उजाला होता है और ना ही पूरी अंधेरा होता है, वो वाला समय होता है छुटपुटा। होते ही खोते में यानी घोंसले में आस घुसते, यानी कि चिड़ा और चिड़िया जो बहुत ही अच्छे दोस्त थे आपस में और हमेशा एक दूसरे की चिंता क्या करते थे। और सुबह सुबह होते ही दोनों अपने अपने दाने खोजने के लिए भोजन की तलाश में निकल जाते, और शाम होते तक वो लोग वापस अपने घोंसले के अंदर आ जाते थे। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बांटते, यानी कि दिन भर वो जहां जहां गए, उन्होंने क्या 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 खाया, क्या पिया, एक दूसरे की कहानी अपने एक दूसरे को सुनाया करते थे। एक शाम गवरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है। फबता यानी उनको सुंदर लगता है, अच्छा लगता है उनके ऊपर, कितना फबता है उन पर कपड़ा। तो चिड़िया ने चिड़े से कहा कि जो इंसान है, जो मनुष्य यानी कि जो हम लोग हैं, जो इंसान है, कितने कपड़े पहनता है और कितना सुंदर लगता है वो कपड़ा पहनने के बाद। तो चिड़िया ने क्या कहा? खाक फबता है। खाक यानी कोई भी सुंदर नहीं लगता। गवरा तपाक से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। चिड़ा ने क्या कहा? जो कपड़े पहनने के बाद जो इंसान है वो तो बहुत ही बदसूरत लगता है, कपड़ा उसे पहनना नहीं चाहिए। लगता है आज लट जीरा चुग गए हो। गवरैया बोली। लटजीरा होता है एक पौधा, ऐसा पौधा जिसको खाने के बाद जो हल्का सा नशा सा आ जाता है। तो चिड़िया ने क्या कहा? लगता है तुम तो लटजीरे ने एक पौधा जो होता है नशा, तुमने वो खा लिया, तभी तुम ऐसी बेवकूफो जैसी बातें करो, बहकी बहकी बातें, कि कपड़ा पहनने से जो है इंसान की खूबसूरती ढक जाती है। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक तो जाती है। गवरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है। रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल होगी कि नहीं। सरापा, सरापा होता है एक ऐसा कपड़ा जिसे सर से लेकर पांव तक पहना जाता है ना, जिसे पूरा जो बदन है वो ढक जाता है। तो चिड़ा ने कहा कि कपड़ा पहनने के बाद जो इंसान की खूबसूरती है तो ढक जाती है। अब चिड़िया को उसने समझाया कि भाई तूने मेरे सामने भी कपड़े नहीं पहने, यानी कि चिड़िया बिल्कुल नॉर्मल है, तो तुम्हारे जो शरीर का एक एक कटार, तुम्हारे शरीर की काया बिल्कुल साफ साफ नजर आती है, लेकिन अगर तुम कपड़े पहन लोगी तो तुम्हारे शरीर का जो कटार है, जो शरीर की बनावट है, वो नजर नहीं आएगी, यानी जो खूबसूरती है वो गायब हो जाएगी, ढक जाएगी। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गवरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। तो चिड़िया ने समझाया कि जो कपड़े सिर्फ सुंदर लगने के लिए नहीं, मौसम से बचने के लिए, गर्मी से, सर्दी से, बाढ़ से बचने के लिए भी इंसान जो है कपड़ों को पहनता है। तू समझती नहीं, गवरा हंसकर बोला, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सखत, सखत यानी होता है ताकत, शक्ति भी जाती रही है, और कपड़े में बड़ा लफड़ा, लफड़ा यानी उलझन है, परेशानी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वालों की औकात पता चल
जाती है, आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। चिड़िया ने बिल्कुल, जो चिड़िया था उसने समझाया चिड़िया को कि जो कपड़े हैं उसको पहनने से सर्दी गर्मी मौसम से बच तो जाते हैं, लेकिन जो सहन शक्ति होती है मौसम को झेलने की सहन शक्ति वो खत्म हो जाती है, क्योंकि कपड़ों की आदत हो, सर्दी में हम बहुत सारे कपड़े पहन ले, गर्मी में हल्के हल्के कपड़े पहन, तो मौसम की जो मार है उसे झेलने की जो इंसान की ताकत है वो खत्म हो जाती है। और इसके साथ साथ कपड़े पहनने से कपड़ों का जो तरीका है, जो कपड़े किस हिसाब के, कपड़ों की जो क्वालिटी है उससे जो है इंसान की हैसियत पता चल जाती है। आपको बात आपने भी देखा हो कि अगर हम कहीं जाते हैं किसी शादी विवाह में, किसी प्रोग्राम में, किसी पार्टी में, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाके देखते हैं अच्छा इसने इतनी सुंदर साड़ी पहनी, इसने कोट पैंट पहना है। अगर किसी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने तो हम कहते हैं नहीं नहीं तो बहुत रईस इंसान है भाई, देखो कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। और एक नॉर्मल, अगर नॉर्मल पैंट शर्ट में आ गए, सिंपल साड़ी में आया, सिंपल सूट में आया, तो हम क्या कहते हैं नहीं ठीक ठाक है, बस काम चलाने वाले हैं। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छे महंगे महंगे कपड़े पहन कर आया है तो हम कहते हैं नहीं, ये तो बहुत रईस इंसान है, इसे कपड़ों से दिखता है कि कितना रईस है। तो कपड़ों से हम क्या करते हैं, इंसान की हैसियत का पता लगाते हैं। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, गवरैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है, यह निरा पोंगापन है। गवरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता। तो चिड़िया ने क्या, इंसान तो कपड़े की हैसियत पता चल जाता है, लेकिन फिर भी इंसान जो है बार बार हमेशा नए नए कपड़े सिलवाता रहता है। और बात सच भी है, हम भी अपने लिए हमेशा अक्सर 2 महीने, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने के अंदर हमेशा कोई ना कोई नई नई ड्रेस लेते रहते हैं। तो जो आपस में डिस्कस चल रहा है कि भाई कपड़ा पहनने से इंसान के क्या होता है, क्या फायदा, क्या नुकसान है, चिड़िया उसके फायदे गिनवा रही है और चिड़िया उसका नुकसान गिनवा। तो चिड़िया ने क्या कहा कि इंसान जो है कपड़ों से सिर्फ अपनी लाज ही तो ढकता है, लाज ही नहीं ढकता, वो तो अपने और क्या क्या ढकता है, वो भी यहाँ देखते हैं कि अपने हाथ पैर हैं वो भी ढक लेता है। हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है, सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है, अपन तो नंगे ही भले। अब जो चिड़ा है वो चिड़िया को समझा रहा है कि इंसान जो कपड़ों से सिर्फ अपने बदन को ही नहीं ढकता, बल्कि जो ये हाथ पैर इतना, हाथ हमारे जो पैर उनको भी ढक लेता है। जबकि तो हाथ पैर क्या काम करने चलने के लिए काम आते हैं, अब इनको भी ढक लेगा दस्ताने पहन के, जुराब पहन के, तो गलत हो जाता है। दोनों अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो चिड़ा ने क्या कहा, सिर पे लटे भगवान ने दिए, बाल दिए, अब इंसान क्या करता है उसको टोपी लगा ढक लेता है। इससे अच्छा तो हम जो पक्षी है नंगे रहते, लेकिन हमें को परेशान तो नहीं, कपड़े की टेंशन तो नहीं हमें। उनके सिर पर टोपी, अभी चिड़िया बोल रही है, उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गवरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। अब चिड़िया ने अपने मन की बात कही कि जो इंसान है उसके ऊपर टोपी कितनी सुंदर लगती है, मेरा भी मन करता है मैं भी सर के ऊपर टोपी लगा के टोपी पहनूं। तो चिड़िया ने क्या कहा, टोपी तू पाएगी कहाँ से, उसने पूछा, तुम टोपी कहाँ से लाओगी। गवरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है, एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है, जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अब यहाँ पे जो टोपी जो शब्द यूज किया, जो प्रयोग किया गया यहाँ पे, उसका अर्थ है इज्जत। टोपी उछलते देर नहीं लगती, यानी कि अगर जरा सी कहीं पे कुछ गलती हो जाए तो जो हमारी इज्जत है वो 1 सेकंड के अंदर बर्बाद हो जाती है, हर जगह अपमान हो जाता है। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है, मेरी माँ तो तू इस चक्कर में पढ़ भी मत। चिड़ा समझा रहे कि जो टोपी, वो तो इंसानों का जो राजा है, जो आदमियों का राजा वो पहनता है, लेकिन टोपी के पीछे की जो वास्तविकता है वो तुझे नहीं पता कि टोपी यानी जो इज्जत है, उस इज्जत को बचा के रखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर जरा सी कहीं ऊंच नीच हो जाए तो जो इज्जत है वो बर्बाद हो जाती है। और अपनी टोपी यानी अपनी इज्जत को बचाने के लिए कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। यहाँ पे टोपी का अर्थ लिया किसी से बेईमानी करना, झूठ बोलकर अपनी इज्जत को बचा लेना। अक्सर होता है कि अगर हमें को अपना काम निकलवाना है तो हम 4 लोगों से, किसी से भी अपना झूठ बोल के थोड़ा ऊपर नीचे बातचीत को घुमा फिरा के बोल देते हैं, ताकि हमारा काम जो है निकल जाए, हमारा जो काम है वो निकल जाए। बाकी अगर किसी को थोड़ा नुकसान भी होता है तो हम उसकी परवाह नहीं करते। गवरा भी तनिक समझदार इसलिए शक्की, जबकि गवरैया थी जिद्दी और धुन की पकी। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। अब चिड़िया जो थी वो बहुत ही मन की एकदम जिद्दी थी और पक्की धुनी, उसने जो कह दे वो कह करके ही रहेगी। उसने कह दी कि मुझे टोपी चाहिए, टोपी पहननी, मतलब टोपी पहननी ही पहननी है। और अब चिड़िया किसी की बात को सुनने वाली नहीं थी। कहा गया है जहां चाह वहीं राह,
मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घुरे पर चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिल गया। मामूल होते हैं जो रोज की बात होती है, यानी कि रोज के तरीके से चिड़ा और चिड़िया जो दोनों जने सुबह सुबह घुरे पर चुगने निकले, यानी दोनों दाना चुगने के लिए अपने घोंसले से निकल गए। और दाना चुगते चुगते एक रुई का छोटा सा टुकड़ा, रुई का फाहा मतलब इतना सा रुई का टुकड़ा, छोटा सा रुई, इतनी थोड़ी सी रुई चिड़िया को वो मिल गई। मिल गया मिल गया मिल गया। गवरैया पूरे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। चिड़िया जो खुश हो गई, जैसे गवरैया को इतनी सी रुई मिल गई, वो खुशी हो गई और खुशी चिल्लाने लगी, मिल गया, बहुत ज्यादा खुश हो गई। और वो चल के वापस अपने घोंसले में रुई का जो फोहा था उसको पकड़ के अपनी चोंच से अपने घोंसले में आ गई और बहुत शोर करने लगी, मिल गया मिल गया मिल गया। अरे क्या मिल गया रे? गवरे ने चिहाकर पूछा। मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवरैया ने गवरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। चिहाकर होता है चौंक कर, जो चिड़ा तो अचानक चौंक के सुन के मिल गया जैसे उसने सुना और चौंक के पूछा क्या मिल गया। तो उसने क्या कहा चिड़िया ने कि मुझे जो है टोपी का जुगाड़ मिल गया, यानी टोपी बनाने का जुगाड़, यानी उपाय मिल गई। टोपी कैसे बनेगी वो मुझे उपाय मिल चुका है। उसने रुई का फाहा वहां पे रख दिया, उसको दिखाया कि भाई मुझे रुई मिल गया, मेरी टोपी बन जाएगी। तेरे जैसा ही एक बावरा था। गवरा बोला, बावरा को समझाने के लिए छोटी सी कहानी उसने सुनाई। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक होता है जो पशुओं को जब हम चराते तो उनको मारने के लिए जो लंबी सी रस्सी हंटर जैसा जो हाथ में लेते हैं वो होता है चाबुक। ये अक्सर घोड़ों वालों के पास आपको मिलता है। जब लोग घोड़े बैठते तो घोड़े को संभालते हैं, या फिर बैल वाले जो बैलगाड़ी चलाते हैं उनके पास भी होता है, जिससे वो लोग पशु को मार के आगे बढ़ाते हैं। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार। उम्दा यानी बहुत ही अच्छा। किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा, यानी कि जो कोई घोड़ा चलाने वाला व्यक्ति होगा, जो घोड़ा चला रहा होगा और गलती से उसके हाथ से छूटकर उसका चाबुक जो वहां पर गिर गया था। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3, घोड़ा, लगाम और जीन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़ वह बावरा ताउम्र यह रटता रहा। बाकी बचा 3, घोड़ा, लगाम, जीन। गवरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है। अब जो चिड़ा है वो चिड़िया को समझा रहा है कि भाई एक जो व्यक्ति था जो कि बावरा था, नहीं थोड़ा सा जो अपने दिमाग से काम नहीं करता था, एक दिन वो कहीं जा तो उसे चाबुक मिल गया। चाबुक से हम पशुओं को मार के आगे बढ़ाते हैं। किसी घोड़े वाले का गिर गया होगा तो जो चिड़ा था उसने चिड़ा को समझाया कि उस चाबुक को लेके जो व्यक्ति था खुश हो गया, अरे मुझे तो चाबुक मिल गया, अब क्या बच गया, अब घोड़ा खरीदना है, बैलगाड़ी खरीदनी है, उसका लगाम खरीदना, फिर घोड़ा गाड़ी बन गई। सिर्फ एक चाबुक के सहारे वो जो खुश हो गया, जबकि घोड़ा कितना महंगा, उसकी बैलगाड़ी कितनी महंगी, उसका लगाम सब कुछ कितना कॉस्टली पड़ता है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने उम्मीद रखी अपने मन में और सारी जिंदगी से उम्मीद के सारे वो जीता रहा कि मेरे को जो चाबुक मिल गया, मुझे घोड़ा खरीदना, उसके लगाम खरीदना, जीन खरीदना है, और वो ऐसे करते करते अपना उसने जीवन का सफर गुजारने लगा। तो चिड़िया समझाया चिड़िया को कि तुम्हें सिर्फ रुई मिली है, अब इस रुई से टोपी बनाने तक का जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा सफर कितना लंबा होगा, कितना मुश्किलों से भरा होगा, तुम्हें तो कुछ अता पता नहीं, तुम खामोश रुई मिल गया रुई मिल गई बस। तो इस तरह जो चिड़ा है वो चिड़िया को समझा रहा है, बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गवरैया रुई का फाहा लिए एक धुनिया के पास चली गई और बड़े मनुहार से बोली, धुनिया भैया इस रुई के फाहे को धुनिया होता है जो रुई को आगे यूज करने के हिसाब के लायक बना देता है, धुनता है जो रुई को प्रयोग के लायक बना देता है। तो चिड़िया जो खुश थी, रुई मिल गई, उसके मन में उम्मीद जागी कि अब तो रुई मिल ही गई, टोपी बन ही जाएगी। और वो जो है फटाफट जल्दी दुनिया के पास गए, जाके बोली जो मेरी रुई है इसको धुन दो ताकि इसको सिम टोपी बना सके। उसने रिक्वेस्ट की मनोहर से, के साथ विनती की उससे। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मरजई पड़ी हुई थी। तार तार यानी बिल्कुल फटी फटी सी, जो मतलब जो यूज के प्रयोग के काबिल ना हो, जो बिल्कुल खत्म होने के कगार पर होती है, जो बिल्कुल फट चुकी थी, इसकी जो मजबूती बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। एक पुरानी सी रजाई उसके पास थी, और जो बूढ़ा व्यक्ति था बहुत सर्दी के मौसम में फटे हुए रजाई से या कम्बल से कब तक सर्दी ढक सकते, तो कांप रहा था सर्दी से। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है।
चाम का दाम ही चाम होता है, चमड़ी यानी स्किन, जो त्वचा है, सिर्फ वो इतना ही पैसा देता है, जो मतलब पूरी मेहनत का पैसा वो नहीं देता, सिर्फ जो हमारी चमड़ी है सिर्फ हमारे काम का पैसा देता है। और तो इतना सा ही पैसा है, फालतू नहीं देता कि हम अपना काम अपना गुजर बसर आसानी से कर सकें। ऊपर से तुम आ गई फोकट की रुई धुनवाने, उज्र ना करो भैया। गवरिया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, इसे ढूंढो भैया, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूंगी। तो जो दुनिया था, जो रुई को ढूंढने वाला था, उसने चिड़िया से कहा तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि मुझे तो राजा का काम करना है। राजा जो है बहुत ही कम पैसे देता है, ऊपर तुम फ्री में काम करवाने के लिए आ गए। तो चिड़िया ने उस दुनिया को समझाया कि मैं तुमसे फ्री में काम नहीं कराऊंगी, उजरत होता है मजदूरी, कि मैं तुमसे फ्री में मेहनत नहीं करवाऊंगी, मैं तुम्हें जो इसकी पूरी मजदूरी दूंगी, और तुम जो रुई को ढूंढो, और ढूंढने के बाद जो रुई बच है उसमें से तुम आधी रुई रख लेना और आधी रुई मुझको वापस कर देना। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी कभी ना मिली थी। 16 आने में 8 आने मजदूरी, ऊपर से तुम आ गई फोकट की रुई धुनवाने, उज्र ना करो भैया। गवरिया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, इसे ढूंढो भैया, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूंगी। तो जो दुनिया था, जो रुई को ढूंढने वाला था, उसने चिड़िया से कहा तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि मुझे तो राजा का काम करना है। राजा जो है बहुत ही कम पैसे देता है, ऊपर तुम फ्री में काम करवाने के लिए आ गए। तो चिड़िया ने उस दुनिया को समझाया कि मैं तुमसे फ्री में काम नहीं कराऊंगी, उजरत होता है मजदूरी, कि मैं तुमसे फ्री में मेहनत नहीं करवाऊंगी, मैं तुम्हें जो इसकी पूरी मजदूरी दूंगी, और तुम जो रुई को ढूंढो, और ढूंढने के बाद जो रुई बच है उसमें से तुम आधी रुई रख लेना और आधी रुई मुझको वापस कर देना। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी कभी ना मिली थी। 16 आने में 8 आने मजदूरी तो इसके लिए सपना थी। वह झट तैयार हो गया, घर चों उसकी ताती बज उठी, उसने बड़े मन से रुई धुनी, लो इसे, इसमें से आधा धुनिये ने ले लिया और आधा गवरैया ने। अब जो दुनिया था उसने देखा, उसको आज तक अपनी मेहनत का पूरा मोल नहीं मिला था। सभी काम करवाते, राजा काम करवाता था, लेकिन उस काम के बदले पूरी कीमत उसे दुनिया को नहीं देता था। तो वही बात जो है दुनिया ने चिड़िया को बताई। तो चिड़िया ने कहा कि मैं तुम्हें मेहनत का पैसा दूंगी, मैं तो मेहनत फ्री में नहीं करवाऊँ काम, तुम्हें शुरू में से आधी रुई रख लेना और आधी जो मुझे दे देना। तो जो दुनिया था जल्दी से तैयार होगा, उसने फट से रुई को धुनना शुरू कर दिया। उसकी जो मशीन थी घर घर के चलने लगी, और उसने रुई को धुनने के बाद आधा चिड़िया को वापस कर दिया और आधा रख लिया। अब चिड़िया और खुश हो गई कि भाई देखो रुई भी मिल गई, रुई धुन भी दिया, जल्दी काम हो गया। इससे उत्साहित गवरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया इस धुनी रुई से सूत काट दो। कोरी कौन था? जो सूत को बनाता है, रुई में से, धुने हुई रुई से जो सूत को बनाता है वो होता है कोरी। कोरी की कमर झुकी हुई थी, उसने बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका एक धुस्सा डाल रखा था। धज्जी धज्जी यानी बिल्कुल फटा हुआ। वह बड़ी अनिच्छा जब इच्छा ना हो, जो मन ना हो, बेमन से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं, देखते नहीं मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं, मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मलार गाने की। तो जो कोई, उसने क्या कहा चिड़िया से कि मेरे पास बहुत सारा काम है, मुझे राजा के सूत बनाना है, राजा के कपड़े यानी उसको अचकन बनने हैं, और मेरे पास फुर्सत नहीं तुम्हारे काम करने के लिए फ्री में, तुम जाओ यहाँ से। तो चिड़िया ने उससे फिर से क्या कहा, भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गवरैया अचरज से बोली, तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा, जानती नहीं यहाँ का चलन, खट मरे बरधा बैठ जाए तुरंग, यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लघुए भगवे होता है जो पीछे चलने वाले लोग होते हैं, चापलूसी करने वाले भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है। मुकरो मत यानी मना मत करो भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। माकूल यानी बिल्कुल सही, कम नहीं देंगे, जो काम है काम के बदले बिल्कुल सही कीमत हम आपको देंगे। गवरैया बोली, इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूंगी। कोरी भी तैयार हो गया, इतनी वाजिब मजदूरी पर काम ना करना मूर्खता होगी। तनन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी। काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। अब जो चिड़िया ने जब उससे कोरी से कहा मेरा सूत बना दो,
तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे राजा के लिए काम करना। तो चिड़िया ने पूछा कि यहाँ पे सारा काम सिर्फ राजा के लिए होता है? राजा के लिए होता है, सारा काम राजा के नाम पर होता है? तो उसने क्या कहा कि हाँ, यहाँ पे जो सारा काम है राजा के लिए होता है, क्योंकि उनके जो चापलूस है, उनके जो नौकर चाकर है बहुत सारे, उनका भी तो काम करना पड़ता है। तो चिड़िया ने समझाया कोरी को, हम तो फ्री में काम नहीं करेंगे, तुम मेरा सूद बना दो और उसमें से आधा सूद तुम रख लेना, आधा सूद मैं रख लूंगी। तो जो कोरी था उसने सोचा अरे काम का इतना अच्छा कीमत मिल रहा है जो कभी कोई नहीं देता, तो झटपट उसको सूद बना के चिड़िया को दे दिया। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गवरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया, इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर इन्हें अकबक होकर देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साफ करे भाव करे बचाव करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। अब चिड़िया का जो काम फटाफट बनता जाता, चिड़िया की एकदम उम्मीद थी अब तो मेरा काम हो रहा है, जल्दी से मेरी टोपी बन जाएगी। और चिड़िया जो है अपने सूत को लेकर बुनकर के पास चली गई और उसने कहा भाई मेरा जो है कपड़ा बना दो। तो बुनकर ने वही कहा कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे राजा के लिए काम करना है, क्योंकि जल्दी से काम करके उनको देना है। वो राजा भी कैसा, जिसको सिर्फ काम से मतलब, जो कि उसके बदले कीमत नहीं देता। तुम चली जाओ यहाँ से, मेरे पास फ्री में काम करने के लिए फुर्सत बिल्कुल भी नहीं है। इसे बुन दो भैया, गवरैया ने साहस संजोकर कहा। हम सेतमेत का काम नहीं करते। सेतमेत होता है बिना फायदे काम, बिना लाभ, जिसमें कोई फायदा ना हो, जिसमें कुछ मिले ना, वो काम, ऐसा काम जिसमें कुछ नहीं मिलता वो काम करना, सेतमेत का मतलब ये होता है। यानी कि तो जब चिड़िया ने कहा कि मेरा बना, तो चिड़िया तो बुनकर ने क्या कहा कि मैं ऐसा काम नहीं करता, उसमें कोई फायदा ना, उसमें कोई लाभ ना, वो काम क्यों करूँ? तुम्हारे लिए मैं अगर कपड़ा बना दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? तो मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। चिड़िया ने कहा इसे बुन दे, आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा, ढरकी ढुलकने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफी गफच और दाबीज कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। गवरैया ने 3/4 मंजिल पार कर ली। कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास पहुंची। दर्जी भैया, इसकी टोपी सिल दो। खिसकती हो कि नहीं यहाँ से? दर्जी रोष से बोला। देखते नहीं राजा जी कि 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा हुआ है। अब उस 10 रतन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने, झब्बे यानी जो छोटे बच्चों को पहनाने कुर्ते होते हैं, हम झबला कहते हैं वो। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आ भरी, कुछ देना ना लेना, भर माथे पसीना। अब जो है चिड़िया का जब सूत बन गया तो दर्जी के पास, उसने दर्जी से जाके क्या कहा, भाई मेरा जो है से टोपी बना दो। दर्जी ने क्या कहा, तुम्हें पता नहीं कि राजा की जो 7वीं रानी है उसके भी 9 बेटियां होने के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ, उस बच्चे के लिए जो राजकुमार, उसके लिए कपड़े सिलने, जो 10वां बेटा हुआ उसके लिए मुझे झबले सिलने हैं। तो तुम चली जाओ यहाँ से, ना तो तुम कुछ मेहनत हमसे करवा लो, कुछ देते ही नहीं, सिर्फ हमारा पसीना भात बहेगा, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। हम तो भैया बेगार में कुछ करवाते नहीं। तो चिड़िया ने, और बड़ा उसने, जो चिड़िया थी उसने बड़े अच्छे से कहा कि भाई हम तो बेगार में, फालतू में कोई भी काम नहीं करवाते हैं। गवरैया बोली, इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे, एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मंजूरी पर कौन मूजी तैयार न होता। कचकच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सरसर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुदने भी जड़ दिए। फुदने वाली टोपी पहनकर तो गवरैया जैसे आपे में ना रही, 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने। फुदक फुदक कर लगी गवरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली, 5 फुदने वाली। वाकई तू तो रानी लग रही है, गवरे को भी आखिरकार कहना पड़ा। रानी नहीं, राजा कहो, मेरे राजा। गवरैया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा?
तो जो चिड़िया तो उसने उसको दर्जी को भी फिर से वही कहा कि भाई 2 टोपियां सिल दो, एक तुम ले लेना एक मैं ले लूंगी। तो दर्जी ने देखा बहुत ही अच्छा कपड़ा, उसने जब राजी हो गया फटाफट एक टोपी सिली और एक टोपी चिड़िया के लिए एक अपने लिए। तो जब इतना अच्छा उसको कपड़ा मिल रहा था टोपी के, तो उसने सोचा चलो टोपी सिली रहा हूँ। उसने क्या किया, जो फुदने होते जो टोपी में एक साड़ी में या जो लटकन होती है इसे हम लटकन कहते हैं, ऐसी फुदने लटकन को टोपी में 4-5 उसने लटकन फुदने टोपी में लगा दिए। जो टोपी में ऐसी टोपी होती है नीचे लटकने लगे फुदने से, जो हिलते हुए अच्छे लगते हैं। तो चिड़िया ने 5 फुदनों वाली टोपी तो सर पे लगा ली और बड़ी खुश होकर टोपी को देखा, उसने उछलना शुरू कर दिया, नाचना कूदना शुरू कर दिया कि मेरी टोपी जो है सबसे निराली है और ये 5 फुदने वाली है। तो चिड़िया ने क्या कहा, भाई तू तो सच में रानी लग रही है। तो चिड़िया ने क्या कहा, नहीं नहीं मुझे रानी मत को, मुझे राजा को, क्योंकि मेरी जो टोपी है वो सबसे अच्छी है, बहुत सुंदर टोपी है मेरी 5 फुदने वाली टोपी, और अब कोई राजा भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा कि क्यों ना इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा ले लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। अब चिड़िया जो टोपी पहन के बहुत खुश होती, उसने सोचा क्यों ना चलो एक बार राजा को भी देख लेते हैं कि यहाँ का जो राजा है वो कैसा, और जो राजा का जो महल था उसकी खिड़की पर जाकर बैठ गई। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और सिर नंगे था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, तो चौथा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था। गवरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अब चिड़िया जब पहुंच गई राजा की महल की खिड़की पर, तो उसने देखा कि राजा जो है वहां पे उसने कपड़े पहने हुए, लेकिन उसने नंगा यानी उसने आधे कपड़े पहने हैं, उसका आधा शरीर जो है बिना वस्त्र के, और वो जो अपने बदन पे मालिश करवा रहा है, तेल मालिश करवा रहा है। तो एक उसका जो नौकर है, कोई सर दबा रहा है, कोई हाथ पैर दबा रहा है, कोई तेल लगा रहा है। तो चिड़िया ने जो वहां पे अपने ऊपर से बैठे हुए चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरे सिर पर टोपी है और राजा के सिर पर टोपी नहीं है। मालिश करवाते राजा की नजर गवरैया से टकरा गई। घबराइया के सिर पर फुदने वाली टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, अरे कोई मेरी टोपी लाओ जल्दी, जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई। राजा ने झट पहन भी ली। देख रही फुदगुद्दी, मेरी टोपी में 5 फुदने। घबराइया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुदने, राजा की टोपी में फुदने नहीं। अब जब चिड़िया ऊपर थी बैठी थी और चिल्ला रही थी कि मेरे पास टोपी है, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा ने सुना, उसने अपने उसको, क्योंकि राजा जो है गंजा था, उसके सर में बाल नहीं थे, उसने झट से अपने सिर को से पकड़ लिया और ढकने के लिए और चिल्लाना शुरू किया, मेरे टोपी लाओ टोपी लाओ। अब राजा की टोपी है, राजा ने जैसे पहन भी लिया। अब जैसे ही राजा ने टोपी को पहन लिया, चिड़िया ने एक नया गाना शुरू कर दिया, राग अलापनाने की नई बात को उसने रटना शुरू कर दिया कि मेरी टोपी के अंदर 5 फुदने लगे हुए हैं और राजा की टोपी में एक भी फुदना नहीं है। उसने बार बार इसी बात को बोलना शुरू कर दिया। राजा को बेहद हेठी महसूस हुई, उसे अपनी मतलब उसे लगा कि मेरा अपमान हो रहा है। ये इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल, वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फुदगुर्दी की गर्दन मसल दो, पखने नोच लो। सिपाहियों देर ना करो, क्षमा करे महाराज, क्षमा यानी क्षमा। मंत्री ने हाथ जोड़ दिए, मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। अब जो चिड़िया बार बार चिल्ला रही थी कि मेरी टोपी 5 फुदने और राजा की टोपी में एक ही फुदना नहीं लगे, तो राजा ने सुना और अपने नौकरों को, अपने सेवकों को आधे ही चिड़िया को पकड़ के उसकी टोपी लेकर आओ यहाँ पे और मैं उसको पैरों से ठोकर मारूं। तो उसको मंत्री समझा के, अरे छोटी ही चिड़िया है, इससे क्या, इसकी बातों को सुनना, ध्यान देना, अपने आप चली जाएगी उड़ के। लेकिन राजा ने कहा नहीं नहीं, ये चिड़िया जो है बहुत जिद्दी है, ऐसे नहीं मानेगी, इसको पकड़ के लाओ, उसकी टोपी को लेके ही आओ। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर वह दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची। सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर
देखने लगा। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में किसने बनाई? राजा के मन में ख्याल आया। अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी, राजा चाहे और पता ना चले। तो जब राजा ने कह दिया कि नहीं, चिड़िया की टोपी को पकड़ के लाओ, उसके जो सेवक थे उन्होंने गुलेल से निशाना लगा, टोपी नीचे गिर गई। और राजा जैसे टोपी को देखकर उसे पैर में ठोकर मारना, उसने देखा कि टोपी तो बहुत सुंदर, इसमें 5 फुदने लगे हुए हैं। तो राजा ने सोचा, मेरे राज्य में इतनी सुंदर टोपी कौन बना सकता है, और बना के मुझे ना देने के बजाय किस चिड़िया को किसने बना के दी? तो राजा ने कहा, वो इस दर्जी को पकड़ के उसने इसको बनाया है। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ, दुहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी मेरे लिए क्यों नहीं बनाई? मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज निकली। जैसे बादल गरजते, बहुत तेज गरजते हैं, लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं सुन के उसको। तो वैसे ही राजा बहुत गुस्से से चिल्लाया कि तुमने इतनी सुंदर सुंदर टोपी मेरे लिए क्यों नहीं बनाई? दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफश और दाबीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना? नाक की माशिंद राजा फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ, माफी बख्शे सरकार, माफी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्चेदार। अब जब दर्जी ने कहा कि भाई जो कपड़ा था टोपी का बहुत सुंदर था, राजा ने कहा टोपी किसने, कपड़े को किसने बनाया, उस व्यक्ति को हाजिर करो। फिर कपड़े बुनाने वाले को बुलवाया कि उसने क्या, भाई कपड़ा तो सुंदर था लेकिन हमें माफ कर दीजिए क्योंकि कपड़ा बहुत सुंदर था, और इसका कारण कि जिसका जो सूत था, कपड़ा सुंदर क्यों था? क्योंकि सूत बहुत सुंदर था। राजा ने कहा, जिसने सूत को बनाया उसको बुला के लाओ। इतना महीन सूत किसने काटा? शेर की माशिंद राजा ने दहाड़ में, जैसे शेर चिल्लाता है वैसे राजा बहुत गुस्से चिल्लाया, कितना महीन जो सूत था किसने बनाया, उसको पकड़ के लाओ। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ, जान बख्शे महाराज, जान नहीं, वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की। हाफते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ, क्षमा अन्नदाता। यहाँ पे लिखा खमा, खमा का खमा मतलब बोलने में तो अर्थ वही आता है, लेकिन बोलने का फर्क है कि जो ग्रामीण लैंग्वेज होती है, जो ग्रामीण भाषा है, उसके लिए बोला गया खमा, जबकि होता है क्षमा। ग्रामीण भाषा का यहाँ पर प्रयोग है। खमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? आपके लिए भी किया है महाराज, दुनिया ने जमीन पर लेटकर, आगे भी आपके लिए करते रहेंगे सरकार। अब जब राजा ने कोरी को बुलाया तो उसने कहा कि रुई बहुत सुंदर थी, रुई बहुत अच्छी धुनी हुई थी, इसीलिए इतने सूद बना दिया। अब रुई इतनी सुंदर किसने धुनी? राजा बहुत चिल्ला, जैसे बिजली चमक कड़कते आकाश में बारिश के मौसम में, वैसे ही तेज एकदम गुस्से से राजा चिल्लाने लगा। तो क्या कहा उसने कि जो रुई थी ये दुनिया ने हमारे लिए अब तक जो काम किया है उसमें इतनी नफासत क्यों, नफासत यानी उसमें इतनी कुशलता क्यों नहीं, इतना सुंदर काम आपने हमारे लिए क्यों नहीं किया जो चिड़िया के लिए करके दिया? अभय दान दे तो बोलू सरकार, दुनिया बोला। चलो दिया अभय दान, यानी कि अगर हमें कोई सजा नहीं मिलेगी तो हम सच्चाई को बता दे। उसने जो दुनिया, तो उसने राजा से विनती करी महाराज कि अगर आप हमें कोई कष्ट ना, मतलब कोई दंड ना दें, सजा ना दे, तो मैं आपको बता दूं कि हमने इतना सुंदर काम क्यों किया। तो राजा ने क्या कहा, चलो ठीक है दिया, तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। राजा बोले, अब बताओ महाराज, इस गवरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता, इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी यह आधा देती थी, इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। तो जो दुनिया था उसने राजा को बताया कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है वो 1 रुपया भी नहीं देता, बिल्कुल भी कुछ नहीं देता, सिर्फ अपना काम करवाता। लेकिन जो चिड़िया है इसके पास कुछ नहीं था, फिर भी इसने अपने काम की जो सही मजदूरी थी वो दी, और उसने अपने काम जो सामान था, जो उसके पास रुई थी, उसमें से उसने आधा हिस्सा हर काम करने वाले व्यक्ति को दे दिया। और ये क्या कर दुनिया तो बार बार राजा से क्षमा मांग रहा, उसको पैरों में लेट रहा था कि महाराज हमें माफ कर दीजिए। देख ले राजा, आंख में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेगार ही नहीं है यह। गवरैया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल, इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती। तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। अब चिड़िया ने फिर से बोलना शुरू कर दिया, राजा तुम देख लो ध्यान से, मैंने अपने हर काम के लिए पूरी कीमत चुकाई है जो कि तुम नहीं चुकाते, क्योंकि तुम कंगाल हो, तुम्हारे पैसा ही नहीं, तुम्हारे पास धन नहीं, तुम्हारा जो खजाना है वो तुम खाली हो चुका है। अगर तुम्हारे पास खजाना होता, पैसा होता, तो तुम अपने काम की सही कीमत देते, और तुमने मेरी टोपी जो छीनी है, तुम मेरी टोपी को नहीं छीनते। राजा तो वाकई अकबकासा गया। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी,
दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, तीसरे खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है? तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से काम लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। ऐसा ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना संभाले तो कैसे? राजा ने सोचा भाई, एक तो इतने सारे लोगों ने चिड़िया की मदद करी, ऊपर से राजो चिड़िया की टोपी बहुत सुंदर है, फिर मेरा खजाना भी खाली। सारी बातें चिड़िया को कैसे पता चली? चिड़िया को कैसे पता कि इतना सब कुछ है, कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा जो खजाना है वो खाली हो चुका है। तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। अब चिड़िया की और राजाओं की बात से सुनने के लिए वहां पर जो प्रजा थी, बहुत सारे लोगों पर जमा हो गए, तो सभी लोग उसको देख रहे थे। तो मंत्री ने हौले से कहा, यह मुफ्फट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। बेपर्दा यानी जो सच्चाई है उसको सभी को बता दी, क्योंकि चिड़िया इतना बोलती जा रही थी, उस सच्चाई को बोल रही थी, तो सभी को सुनने के बाद पता चल जाता कि राजा की जो वास्तविक स्थिति है वो क्या है। तो मंत्री ने धीरे समझा कि चिड़िया जो मुंहफट है, इसका मुंह बंद नहीं होगा, इससे बिना वजह इसकी टोपी को वापस कर देना ही सही रहेगा। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की और हवा में उछाल दी गई। गवरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक है, इससे डर गया, मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंहफट के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। अब राजा ने जब देखा कि चिड़िया जो सारी सच्चाई को बोल रही, तो उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि टोपी जो वापस इसकी कर दो, और सैनिकों ने टोपी को हवा में चिड़िया की तरफ उड़ा दिया। तो चिड़िया ने क्या किया, अपनी टोपी को पकड़ लिया, टोपी उसने पहन ली और फिर बोलना शुरू कर दिया कि राजा तो बहुत डरपोक है, मुझसे डर गया, तभी तो उसने मेरी टोपी को लौटा दिया। तो राजा ने चिड़िया की बात को अधिक महत्व ना देते, यानी कि चिड़िया को अधिक महत्व नहीं दिया, क्यों? ताकि जो बाकी लोग हैं वो लोग भी चिड़िया को अधिक महत्व ना दे, चिड़िया की बात को ना सुने, ना ही उस पर ध्यान दें। उसने क्या कहा राजा ने मंत्री से कि चिड़िया तो मुंहफट है। क्यों मंत्री जी, मैं तो सच बोल रहा हूँ, चिड़िया जो मुंहफट है फालतू ऐसे ही बोलती रहती, इसकी बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए। और ये क्या कहकर राजा ने टोपी को कस के पकड़ लिया। तो ये कहानी बहुत ही मजेदार कहानी टोपी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।